नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के अगली कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 2 मुझे धूप चाहिए नामक पाठ में पढ़ेंगे। मुझे धूप चाहिए यह पाठ प्राकृतिक परिवर्तन की जो कल्पना है, कल्पना के माध्यम से उसे जीवंतता प्रदान किया गया है। एक नया कुछ करने की चाह है इसमें। इसके जो लेखक हैं गिरिजा कुलश्रेष्ठ जी हैं। गिरिजा कुलश्रेष्ठ इसके लेखक हैं और यह पाठ जो है आपके लिए, आपको हमारे जीवन को प्रकृति से जोड़ती है कल्पना के माध्यम से। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। एक था छोटा सा बीज, गोल मटोल, काला कलूटा और बहुत कुछ काली मिर्च जैसा था वह छोटा सा बीज। यदि गोल मटोल का मतलब समझ लेंगे, गोला, और काला कलूटा मतलब काला, काली मिर्च के जैसा यहाँ पे लेखक ने कहा भी है, वह छोटा सा बीज था। यदि तुम्हें बीजों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी है तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि वह बीज एक मीठे गूदेदार पपीते का था। आपने देखा होगा, पपीता खाया होगा। पपीते का बीज बिल्कुल काली मिर्च के जैसा काले रंग का होता है, गोला सा, छोटा सा। फल खाने के बाद लापरवाही से फेंके गए बीजों में से अलग हुआ वह बीज अनचाहे ही एक छोटी सी क्यारी में जा गिरा। क्यारी का मतलब होता है मेड़ों के द्वारा, मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे आयताकार वर्गाकार भाग। आप क्यारी का मतलब सोच रहे होंगे कि आपने गांव में देखा होगा, खेत, काफी बड़े बड़े खेत होते हैं जो बगल में कुछ भाग को ऊंचा करके मेड़ बनाए जाते हैं। तो काफी बड़े भाग में जो होता है उसे हम खेत कहते हैं, परंतु कम भाग में, एक छोटे भाग में, एक बहुत कम सीमित भाग में जो अगर मेड़ों को आयताकार या वर्गाकार आकार हम जो देते हैं उसे हम क्यारी कहते हैं। क्यारी में जा गिरा अनचाहे। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उस क्यारी में कोई भी पौधा बढ़कर पेड़ बनेगा। यह न किसी को अनुमान था न ही आशा। हम कोई भी फल खाते हैं उसके बीज को यूं ही फेंक देते हैं। तो अनचाहे मतलब हम ये नहीं चाहते कि हम इसको यहीं फेंके और यहाँ ऐसा फले बड़ा हो, तो बिना चाहे ही इसको हम फेंक देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, हम खाते हैं, हम गुठलियाँ फेंक देते हैं तो इधर उधर वो बड़े हो जाते हैं, अपने आप पेड़ का आकार ले लेते हैं, फिर बाद में बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो उसी तरीके से पपीते का भी बीज भी खाकर फेंका गया। उसे अनचाहे कि वो पेड़ बोने के उद्देश्य से नहीं, यूं ही फेंक दिया गया और बाद में वो बढ़ करके बड़ा हो गया। इसकी वजह थी कि उस क्यारी में पहले से ही काफी पेड़ पौधे लगे थे और बढ़ने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। इसमें नींबू का पौधा था। उसमें एक बेसब्र बच्चे की तरह जो हर हाल में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पाने की फिक्र में रहता है, अपनी टहनियां चारों तरफ फैला रखी थी। वृक्ष, यहाँ पर लेखक ने एक इसे जीवंतता प्रदान करने की इच्छा थी हमारे मानव स्वभाव का। जैसे कि हम मानव किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं, परंतु वृक्षों में ऐसा नहीं होता। लेकिन लेखक ने अपने भावों को वृक्ष से जोड़ा है कि वह जो नींबू का पौधा था वह ज्यादा से ज्यादा घेरने के लिए अपनी टहनी को फैला रहा। लेकिन अब वह अंगूर की बेल से परेशान था। बेल का मतलब होता है कि एक ऐसा तंतु, ऐसा भाग जो किसी चीज को पकड़ करके किसी के सहारे आगे बढ़ता है, खुद से खड़ा नहीं हो सकता, जिसने अपने कोमल तंतुओं से पहले तो जरा सा सहारा मांगा था पर अब हर टहनी पर कब्जा जमा है। तंतु मतलब होता है धागे के समान संरचना होती है। आपने देखा होगा मटर में भी होता है काफी धागे समान गुच्छे के अनुसार, या कद्दू को अगर वृक्ष देखेंगे, कद्दू का पौधा देखेंगे, उसमें भी, या छोटे जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, लताएं होती हैं, उनमें एक धागे नुमा संरचना होती है जो दूसरे से जुड़ जाती हैं, जुड़ करके आगे बढ़ती हैं, इसी चीज से जुड़ करके ऊपर फैल जाती हैं। या अमर बेल का वृक्ष देखा होगा जो तंतु के सहारे जुड़ करके पूरे वृक्ष को आगे आच्छादित कर लेता है, फैल जाता है।
तो तंतु का मतलब होता है धार्मिक संरचना जिसके सहारे बेल ऊपर चढ़ती है। जिससे उसने कोमल तंतुओं से पहले जरा सा सहारा मांगा था। तंतु के सहारे उसने वृक्ष को थोड़ा सा पकड़ा था, परंतु अब उसके हर टहनी पर वो लिपट गया था, कब्जा कर लिया था। कब्जा का मतलब होता है उसके ऊपर फैल जाना, अधिकार कर लेना। कब्जा में अधिकार कर लेना। पास ही एक संतरे का पौधा था जिसके हौसले तो पास ही खड़े अमरूद के ऊंचे पेड़ जैसे थे और वह महीनों से जैसे का तैसा खड़ा था। उधर एक आम का पौधा भी था जो जगह न मिलने के कारण बिना एक भी टहनी निकाले सीधा बढ़ रहा था, खजूर की। इसी क्यारी में लौकी की एक बेल ने गुलाब के पौधे को बातों में उलझाकर बढ़ने से रोक रखा। कुल मिलाकर क्यारी में शहर की व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक जाम जैसी दशा थी, जिसमें सब एक साथ आगे निकलना चाहते थे, लेकिन जल्दी और आसानी से कोई भी निकल नहीं पाता। यहाँ पे जब ढेर सारे घने पौधे हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को दबा करके जो जैसे पाता है वैसे निकलना चाहता है। तो वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वो वृक्ष एक दूसरे से जुड़ जाते थे, एक दूसरे से दब जाते थे, तो आम का जो टहनी था, आम का जो पौधा था, वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी को धक्का मुक्की किए या किसी के सहारे सीधा चलाता रहा था। कैसे? खजूर के बीच, खजूर के बीच में टहनियां निकलती, सीधे पत्ते निकलते हैं ऊपर की तरफ। और इसी कारण से उस क्यारी में बिल्कुल ट्रैफिक जाम की जैसी दशा थी। बिल्कुल सब घने आबादी की तरह हो गई थी और सभी एक साथ आगे निकलना चाहते थे। खैर, उसके आगे खैर, मैंने बात शुरू की थी एक पपीते की बीज की, जो जमीन के अंदर गर्माहट और नमी पाकर धरती फोड़कर ऊपर आ गया था और पूरा पेड़ बनने का सपना लिया। हम बात कर रहे थे इसके पहले, जैसा कि हम पाठ में शुरू किए, उस समय भी लेखक ने पहले ही बात स्पष्ट की थी कि वो किस बीज को बोया गया था। अनायास ही अनचाहा बीज बोया गया था पपीते का। वो पपीते का बीज उस मिट्टी में पड़कर और नमी को, गर्मी को पा करके अब अंकुरित हो गया है और आगे बढ़ रहा है और वो पूरा पेड़ बनना चाहता, पेड़ बनने की तरफ आगे बढ़ने लगा है, आगे है। लेकिन ऊपर आकर उसने कल्पना के विपरीत अपने आप को पेड़ पौधों के घने झुरमुट के बीच पाया। अब जैसा होता है कि हम घर से तो निकलते हैं, परंतु हमें पता नहीं होता है कि आगे ट्रैफिक जाम होगा, हमें तो ये नहीं पता होता। तो इसी तरीके से वो जो पपीते का पेड़ था, पपीते का जो नया पल्लव था, नया वो द्रुम था पौधा, नया नवेला, वो निकला तो उसे नहीं पता कि आगे चल के इतना झुरमुट जैसा होगा। जब वो ऊपर पहुंचा, उसे दिखा चारों तरफ कभी संतरे का पौधा है, कहीं अंगूर का बेल है, तो कहीं आम का पौधा है, कहीं नीम का, एक दूसरे को दबाए पड़े हैं। वही है, भीड़ में फंसे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, न खुली हवा, न पत्ते फैलाने के लिए पर्याप्त जगह। बुरी बात यह थी कि धूप का एक टुकड़ा भी उसे नसीब नहीं था। नसीब मतलब भाग्य, नसीब में भाग्य। लेकिन धूप तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। सुनहरी कुनकुनी धूप, सुनहरी सुंदर सोने के रंग की, और कुनकुनी, कुनकुनी मतलब कम गर्म धूप और पत्तों को समेटना बेशक एक खुशनुमा एहसास होगा। यह सोचते सोचते उसने ऊपर नींबू के पत्तों को देखा जो धूप में चमकते हुए मुस्कुरा रहे। यहाँ पर नींबू के पौधों को काटते से लेकर वो कांटों कर उसमें कांटे होते हैं, वो दूसरे को दबा करके वो उसके जो पत्ते होते, छोटे छोटे पत्ते हैं, वो धूप की रोशनी उस पर पड़ने के कारण वो चमक रहे थे और चमकने के कारण ऐसा लगा कि पत्ते मुस्कुरा रहे हैं। जरा सी धूप मुझे भी दे दो, उस नन्हे पौधे ने नींबू के पत्तों से याचना की। याचना मतलब मांगा, लेकिन उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। याचना मतलब प्रार्थना या मांगना।
कौन से नन्हे पौधे ने? उस पपीते के नन्हे पौधे ने उस नींबू के पौधे से याचना की कि थोड़ा सा धूप मुझे भी दे दो, परंतु उस पौधे ने जैसे सुना ही नहीं। ऐ खूबसूरत अंगूर की बेल, इतनी सारी धूप तुम्हें समेट रखी है, अपने पत्तों से छनकर कुछ धूप नीचे ही आने दो ना। अब जब उस पपीते के पत्ते ने, पपीते के बेटे ने नींबू के पौधे से याचना की, परंतु उसने नहीं सुना, तब वह किसे? उस अंगूर के बेल से याचना करता है कि कुछ अपने, जो इतने से अपने पत्तों सारे समेट रखे, सारे अपने धूप को कुछ अपने पौधों से, अपने पत्तों से छनकर नीचे मुझे आने दो। अब उसने अंगूर के पत्तों से याचना, अंगूर से याचना की। नन्हे पौधे ने इस उम्मीद के साथ कहा कि कोमल पत्तों वाली बेल के दिल में कुछ तो रहम होगा ही। उसने इस उम्मीद से कहा कि हो सकता है उसको उसके ऊपर दया आ जाए, कुछ रहम कर ले, परंतु एकदम बेवकूफ है। अंगूर की बेल ने इतरा कर कहा, अंगूर की बेल जो थी वो इतरा कर मतलब होता है कि बिल्कुल अपने आप पर गौरवान्वित होते हुए कि एकदम बेवकूफ है, भला अपने हिस्से की धूप मैं तुम्हें क्यों दूं? ऐसा उसने इतरा कर कहा। तब नन्हे पौधे ने मायूस होकर, मायूस में निराश, मायूस दुखी होकर धूप न मिलने की शिकायत हर पौधे से की, परंतु सबका जवाब एक ही था, भला हम क्या कर सकते हैं। कहीं कोई अपने गर्व से इतराता, कोई दूसरे पर टाल देता, इस तरह से कोई उसे धूप देने को तैयार नहीं हुआ। सब कितने बेरहम है। बेरहम मतलब होता कठोर, जिसके अंदर दया न हो। बेरहम शब्द है, बेरहम मतलब होता है कठोर या निर्दयी। यहाँ पे नन्हा पौधा दुखी होकर सोचने लगा, काश कोई समझ पाता कि मुझे धूप की कितनी जरूरत है। वो ये कह रहा, वो सोच रहा था कि काश मेरे इस भावना को, मेरे दर्द को समझता, मुझे धूप की कितनी आवश्यकता है। मेरे विचार से यूं बिगड़ाने का कोई लाभ नहीं। क्यारी की गीली मिट्टी में पनपते मनी प्लांट ने कहा, वैसे भी मांगने पर तो आसानी से कुछ नहीं मिलता, धूप तो बिल्कुल भी नहीं। अब उस क्यारी में एक पौधा और आ गया, कौन? मनी प्लांट। मनी प्लांट ने उस पपीते के वृक्ष से कहा, पपीते के उस पौधे से कहा कि आप मेरे विचार से इस तरह से गिड़गिड़ाने से कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि मांगने पर आसानी से कुछ नहीं मिलता। ओह, तब तो मुझे अफसोस करना होगा कि उगने के लिए गलत जगह चुनी है मैंने। ऐसा किसने कहा? पपीते के वृक्ष, पपीते के पौधे में। एक दूसरा तरीका भी है। मनी प्लांट ने नन्हे पौधे को सुझाव दिया, तुम खुद ही जाकर धूप हासिल करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे ऊंचा उठना होगा। मनी प्लांट के पौधे ने उस पपीते के पौधे से कहा कि क्यों ना तुम खुद सबसे ऊंचे बन करके इस धूप को खुद ही हासिल करो। ये हमारे आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल फिट बैठता है कि हम, अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो सबसे आगे निकल करके हमें उसे पाना होगा, अन्यथा पाने के कतार में ढेर सारे लोग खड़े हैं और कोई मांगने से कोई कुछ नहीं देगा। मुश्किल होने के बाद भी नन्हे पौधे का सुझाव पसंद आया और धूप की कल्पना करते करते उसने बढ़ना शुरू किया। उसके मन में उत्साह जगा कुछ पाने की, धूप को पाने की, धूप को पाने को उत्साह जगा कि अब मैं ऊंचा सबसे बनूंगा और धूप को प्राप्त करूंगा। जल्दी उसके पत्ते बड़े और मजबूत होने लगे और हफ्ते भर में तो वो नींबू की निचली टहनियों को छूने की सोचने लगे। ऐसा सोचने से पहले जान लो नन्हे पौधे कि मेरे कांटे तुम्हारे पत्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके लिए मुझे दोष मत देना। जब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ने लगा, जल्द ही
उसके पत्ते बड़े और मजबूत होने लगे और अब वो नींबू की जो निचली टहनियां थी उसको छूने लगे। ऐसा सोचने से पहले अब नींबू के पौधे भी सावधान करते हुए कहा कि क्योंकि उसे जलन हो रही थी कि अगर ये ऊंचा उठ जाएगा तो मुझे धूप नहीं मिल पाएगी या धूप कम प्राप्त होगी। ऐसा सोचने से पहले फिर वो कहने लगा कि तुम ये जान लो कि जो मेरे कांटे हैं वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो मुझे दोष मत देना। नन्हा पौधा नींबू के तेवर देखकर समझ गया कि यह बढ़ने के लिए रास्ता नहीं देगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बाकी का भाग मैं आपको लेकर आऊंगा और इसके अभ्यास कार्य को भी मैं आपको बताऊंगा और करवाऊंगा। आपके लिए होमवर्क होगा और कार्य होगा कि जो शब्दार्थ मैंने लिखे हैं उनको लिखना है, याद करना है और पाठ को पढ़ना है और पाठ को पढ़ करके कठिन शब्दों का अभ्यास करना है। धन्यवाद।